जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो ग्रुप डी में पूछे गए सारे प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। जो भी 16 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया वो सारे प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जो भी कैंडिडेट के द्वारा बताया जाता है सेम टू सेम नहीं बताया जाता। सिर्फ वहाँ से जो की पॉइंट आता है जिसमें पूछा जाएगा कि सी पे अगर वस्तु का रखा जाए तो उससे रिलेटेड हम यहाँ प्रश्न को तैयार करता है, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिलेगा कि किस किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछा जा रहा है, किस टाइप से प्रश्न पूछा जा रहा है और कैसे पूछा जा रहा है। कैसे पूछा जा रहा है वहाँ तो लैंग्वेज में बना के पूरा पूछा जा रहा है, तो आप आसानी से इसको सोल्व कर दे रहे हैं। जो 4-5 प्रश्न जो पूछा जा रहा है, 4 से 5 ही प्रश्न ये सब पूछा जा रहा है जो लैंग्वेज में पूछा जा रहा है। बाकी कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न पूछा जा रहा है और कुछ प्रश्न रिपीट हो रहा है और प्रकाश से रिलेटेड बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इससे रिलेटेड हम आपको टॉपिक भी प्रोवाइड किए थे, इससे रिलेटेड बना के जो भी पूछा जा रहा था। अगर आप NCERT आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़े होंगे, जो वहाँ आपको एक टॉपिक प्रोवाइड किया गया था, जो भी एग्जाम्पल का NCERT था सारा कंप्लीट टॉपिक आपको वहाँ प्रोवाइड किया गया था। उसमें पूरा कंप्लीट लिखा गया था, तो आप उसको अगर पढ़ लिए तो अधिकतर प्रश्न आप बना लीजिएगा आसानी से, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बताया गया था। ऐसा नहीं कि एग्जाम्पलर में कह रहा है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये हम सीधा प्रश्न को शुरू करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट रहेगा वो सारा हम आपको बताते चलेंगे कि क्या क्या प्रश्न एक्स्ट्रा पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट विथ कॉन्सेप्ट आपको हम बताते चलेंगे। तो प्रश्न है कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने सी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रश्न ये पूछा गया, यहाँ देखिए हम नोट भी कर दिए हैं, ये ही आपको हम नोट प्रोवाइड किए थे। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े होंगे तो आपको ये मालूम होगा, अगर नहीं जुड़े हैं तो जाकर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करिएगा स्टडी लिंक PDF, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर जाइएगा। वहाँ आपको डेली जो भी रिलेटेड टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न आपको वहाँ दिया जाता है, तब जाकर जुड़ जाइएगा। तो आपको समझना कॉन्सेप्ट की होता कैसे है। तो अवतल दर्पण में पूछा गया तो सबसे पहले आप अवतल दर्पण बनाइएगा। तो अवतल दर्पण में ये मान लीजिए आपका अवतल दर्पण रहा, ये क्या है अवतल दर्पण। आपको समझना यहाँ ये आपका P हो गया, E आपका F हो गया और A आपका C हो गया। ये क्या है C और A आपका हो गया अनंत। तो प्रश्न पूछा जाए कि अगर किसी वस्तु को अनंत पे रखते तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मान लीजिए अगर वस्तु को अनंत पे अगर आप वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब क्या करना, आपको इधर से चलना है और इधर से आपको वापस आना, मतलब इधर से स्टार्ट करना है इधर से और इधर से आपको वापस जाना है। तो अगर वस्तु को अनंत पे रखेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा F पर। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो कैसा बनता है, वास्तविक। कॉन्सेप्ट याद रखना आपको कि अगर बोलेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उसके साथ कैसा बनेगा, उल्टा। अगर प्रतिबिंब बोलेगा कि काल्पनिक बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। यानी सीधा कहने का मतलब काल्पनिक और उल्टा बोलेगा तो वास्तविक। तो यहाँ जो बनेगा, अगर वस्तु को अनंत पे रखेगा तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस यानी F पे। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। ये सारा आपको याद करने के लिए बता देंगे। अभी आपको सिर्फ समझना कॉन्सेप्ट कि कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, बाकी छोटा बड़ा वास्तविक आप आसानी से याद कर लीजिएगा। तो बस कुछ नहीं करना, अनंत पर रखिएगा तो वस्तु बनेगा F पे। अगर एक कदम आ गइएगा तो इधर से भी आपको एक कदम आगे जाना है। कितना कदम, एक कदम आगे, मतलब जैसे जैसे उधर से आना वैसे इधर से भी आपको बढ़ना है। अगर वस्तु C पे रहेगा तो कहाँ बनेगा, C पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, C पर ही बनेगा। अगर वस्तु C और F के बीच रहता है तो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अगर वस्तु F पे रहता, सॉरी अनंत बोल दिया क्या, अगर वस्तु C और F के बीच रहेगा तो वस्तु कहाँ बनेगा, अगर वस्तु C और F के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत और C के बीच बनेगा। अगर वस्तु F पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। इतना आपको याद हो गया। एक पॉइंट याद रखना है जो अपवाद है, अगर वस्तु यहाँ रखते हैं F और P के बीच तो वस्तु कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा। और जब भी हम बोले कि अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो कैसा होगा, आभासी होगा। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा।
कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये दर्पण का परावर्तक सतह है। तो प्रश्न पूछा जाता है दर्पण के परावर्तक सतह के बीच के जो होता है, ये बीच वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो हम इसको बोलते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ से हम आपको समझा दे रहे हैं, वो डिलीट हो गया। देखिए यहाँ से समझ लीजिए, अगर वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पे, तो एफ पे बनेगा। ये जो दोनों आप देख रहे हैं छोटा बनेगा, ये बराबर बनेगा, और ये दोनों बड़ा बनेगा। और जो पीछे बनेगा बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक, काल्पनिक को ही आभासी बोलते हैं। और जब भी बनेगा तो सभी जितना भी इधर बनेगा, जितना भी इधर कंडीशन जो भी है पांचों, कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। तो ये आपका हो गया। और इसमें याद रखिएगा उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा वस्तु कहीं भी रखा जाए हमेशा छोटा, सीधा और काल्पनिक और आभासी, आभासी को ही काल्पनिक बोलते हैं, यानी हमेशा छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है कहीं भी रखेगा। तो अब सेम कंडीशन होता है अवतल दर्पण में, जैसा प्रतिबिंब बनता है वैसा ही प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनता है, यानी जस्ट इसका उल्टा होता है। और उसी तरह से उत्तल दर्पण का उल्टा क्या होगा, अवतल लेंस, यानी दोनों के अपोजिट होता है। तो अब हम लोग चलते हैं नीचे। देखिए उत्तल लेंस में कुछ नहीं करना, ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है। अगर वस्तु अनंत पे रखेगा तो ये क्या होगा, 2f1 पे बनेगा। अगर वस्तु अनंत और 2f1 के बीच रखेगा तो कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, f2 और 2f2 के बीच। इधर हम लोग संकेत देते हैं f1 और f1 2, इधर संकेत देते हैं f2 2f2 और अनंत, ये संकेत तो ये आपको याद रखना। तो अगर वस्तु हम लोग अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, f2 पे। अगर अनंत और 2f1 के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा, एक कदम बस इधर बढ़ना, मतलब जैसे जैसे इधर से बढ़िएगा वैसे वैसे इधर भी बढ़ना। एक कदम इधर आ गए तो एक कदम इधर आ गए, एक कदम इधर आ गए तो एक कदम इधर आ गए, बस आपको ऐसे ही बढ़ते जाना। और ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार, आपको समझ में आ जाएगा कैसा बनेगा। तो उल्टा और वास्तविक, ये दोनों छोटा बनेगा, ये बराबर बनेगा और बड़ा बनेगा। और बस वही कंडीशन सेम इधर है कि अगर वस्तु को एफ और पी के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। हम बोले कि सेम क्या है, उल्टा कंडीशन है। सेम कैसा, उल्टा। और इसमें अगर आप देखिएगा जस्ट अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस में क्या होगा, जैसा उत्तल दर्पण में बनता है वैसा ही अवतल लेंस में बनेगा, एक दूसरे के अपोजिट होता है, छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है। तो अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें बता दिए और यहाँ से आप याद रखें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पूछा किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मैं भी आपको तुरंत बताएं कि वस्तु को अगर सी पे रखिएगा तो सी पर ही बनेगा, बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो आई होप कि इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित की गई थी, 1872 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, और मेंडलीव ने द्रव्यमान के बढ़ते हुए तत्वों भी सजाया था। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है, कैल्शियम सल्फेट को यदि जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है। तो यहाँ पे निर्भर कर ऑप्शन से भी रिलेटेड प्रश्न बनेगा, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट का सूत्र है, कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होता है CaSO4, और जल से जब अभिक्रिया करेगा तो ये प्रश्न पूछा गया था कि क्या बनेगा। जो भी एग्जाम दे हो कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोग को ऑप्शन याद होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया, क्योंकि प्रश्न कंप्लीट नहीं बताया गया है। नेक्स्ट है कि स्वामी नारायण का संबंध किस राज्य से है। स्वामी नारायण का ही नाम क्या है, सहजानंद। स्वामी नारायण का ही नाम क्या है, सहजानंद, और इनके गुरु कौन थे, रामानंद। तो पूछा गया किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन पे भी निर्भर करता है, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था उस समय अवध है, अभी वर्तमान में क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में बात करेंगे तो अब जाकर बस कहाँ गए थे, गुजरात में। तो प्रश्न के ऑप्शन पे निर्भर करता है कि किस राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, आवर्त 7 में कितने तत्व हैं। तो आवर्त 7 ही नहीं, आपको सारा आवर्त याद रखना। बताए थे आपको कि यहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछा ही जाएगा तो आपको सारा याद रखना है। तो सारा मतलब क्या कहने का मतलब है कि आवर्त पहला ही आपका हो गया, आवर्त दूसरा हो गया, ये आवर्त तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, और ये छठा और ये सातवां। तो आपको कुछ नहीं करना, याद रखना है 2 8 2
8, क्या रखना है, देखिए इसमें 2 होता है, 8 होता है, 8 होता है, 18 होता है, 18 होता है, फिर उसके बाद 32 होता है, और इसमें होता है 32 के साथ अपूर्ण, यानी जो वर्ग बोल दिए, आवर्त जो 7 है उसमें टोटल 32 तत्व नहीं है, 32 के साथ अपूर्ण बोलिए या अधूरा बोलिए, 32 के साथ अधूरा बोलिए या अपूर्ण बोलिए। तो बस आपको यहाँ 2 याद रखना, बाकी आपको डबल पर याद करना कि 2 फिर 8 8 18 18 32 और 7वां 32 के साथ अपूर्ण या अधूरा। यानी पहला में कितने तत्व है, 2 तत्व। आप देख लीजिए पहला में कितने तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें भी देखिएगा तो कितने तत्व निकलेगा, 8। तो यहाँ देखिए 2 तत्व इधर और 6 तत्व इधर। इसमें आपको एक याद रखना, वर्ग पहला को बोलते हैं क्षारीय धातु, वर्ग दूसरा को बोलते हैं क्षारीय द्विधा धातु, और वर्ग 7वां को बोलते हैं हाइड्रोजन, और वर्ग 18 को बोलते हैं अकीरिय गैस। तो यहाँ से एक और याद रखिएगा, कार्बन किस में है, तो कार्बन जो है वर्ग 14 में है और ऑक्सीजन वर्ग 16 में, क्योंकि इस यहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। उपधातु से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है, बिस्मथ बोरॉन हो जाएगा, बिस्मथ बोल दिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, और क्या हो जाएगा पोलोनियम और ट्यूटेनियम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया गया सही से नहीं दिया गया, देखिए यहाँ पे उप जो धातु दिया गया ये सही से नहीं दिया गया, तो यहाँ से आपको याद नहीं रखेगा। आप क्या करें, एनसीईआरटी जो वहाँ पीरियोडिक टेबल है उससे याद रखेगा, वहाँ से आपका क्या होगा, आसानी होगा। वहाँ क्या है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमन है, और टूलोनियम है और एक पोलोनियम है। तो वहाँ से आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ दिया नहीं गया सही से, और रिलेटेड प्रश्न पूछा एनसीईआरटी से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो आई होप आप इसको याद रखें। तो पूछा गया कि आवर्त साथ में कितने तत्व है, तो 32 के साथ अधूरा, यानी 32 से कम ही रहेगा, 32 नहीं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है इसका फुल फॉर्म, और इसी का स्थापना पे हम लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसका स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी, केन्या में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि गुरु पर्व मनाया जाता है, सही इसी टाइप का प्रश्न पूछा गया था कि गुरु नानक जी की जयंती पे मनाया जाता है पर्व, और गुरु नानक का जन्म कहाँ था, तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। ननकाना साहिब वर्तमान में नाम है, और कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक ने ही सिखों का जो धर्म, मतलब सिखों का जो गुरु होता है, गुरुओं का पद मतलब स्टार्ट कौन किया था, गुरु नानक। सिख की स्थापना कौन किया था, गुरु नानक। इस सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक। तो आप यहाँ से याद रखिए, प्रश्न पूछा जाएगा। लंगर व्यवस्था को शुरू किसने किया था, गुरु नानक, लेकिन पूछेगा सुचारू रूप किसने दिया था, तो गुरु अंगद। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि किसने दीन इलाही धर्म की स्थापना किया, अकबर ने किया। कब किया था, 1582 में। दीन इलाही धर्म पूछा गया तो 1582 में अकबर। अगर लेकिन पूछा जाएगा इलाही संवत, एक है दीन इलाही धर्म और एक है इलाही संवत, तो इलाही संवत को 1583 में स्थापना किया था। इलाही संवत कौन शुरू किया था, अकबर। कब किया था, 1583 में। और दीन इलाही धर्म 1582 में। ये दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद 74 का संबंध किससे है, तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, यानी मंत्री परिषद से संबंधित है। अगर अनुच्छेद 75 पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 75 पूछा जाएगा तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं, उसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा संविधान जो सभा, जो इसमें संविधान सभा के मसौदा समिति का अध्यक्ष पूछा गया, लेकिन संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। या तो ये प्रश्न पूछेगा पहला अध्यक्ष, या प्रश्न पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष, तो सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि जुम्मे की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है, तो शुक्रवार को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं, और यहाँ से रिलेटेड प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा गया और पूछा जा रहा है, डेली लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। या तो ये प्रश्न पूछा जाएगा
या तो शास्त्रीय भाषा से पूछा जाएगा या क्लासिकल डांस से प्रश्न पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। शास्त्रीय भाषा से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा गया कि सबसे पहले किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा था लगातार। और फिर आप प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन शास्त्रीय भाषा में नहीं आता है। तो टोटल कितने शास्त्रीय भाषा? 6 है। कौन कौन है तो आपको याद रखना है। देखिए तेलुगु को 2004 में मान्यता दिया गया था, तो याद रखना है तेलुगु आपका हो जाएगा, तमिल हो जाएगा, सॉरी तेलुगु बोल दिया क्या पहली बार? नहीं, तेलुगु नहीं है, तमिल को 2004 में दिया गया था, तेलुगु को नहीं। तमिल को 2004 में मान्यता दिया गया था, इसे याद आप रखिएगा। तो तमिल हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा, मलयालम हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा और एक आप याद रखिएगा उड़िया। तो 6 टोटल भाषा हो गया, 6 शास्त्रीय भाषा है। तो इतना आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन प्रश्न पूछा गया उल्लेखित नहीं है 8वीं अनुसूची में। तो टोटल 22 भाषा है, तो 22 भाषा में से एक ऑप्शन रहेगा जो उल्लेखित नहीं रहेगा। तो देखिए संविधान का 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से 22 भाषाएं शामिल है। तो निम्नलिखित शामिल है कौन कौन? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, ये सारा भाषा शामिल है। लेकिन इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के क्रम में ही शामिल कर लिया गया था, और जो बाकी जो बचा 8 भाषा उसको बाद में संशोधन करके शामिल किया गया। तो वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2003 वाला प्रश्न पूछ लिया गया कि 2003 में किसको किसको शामिल किया गया था, मतलब कौन सा भाषा को शामिल किया गया, प्रश्न पूछा गया था। 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया। 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत अधिनियम जो कि वर्ष 2004 में प्रभावी हुआ, कौन कौन भाषा को शामिल किया गया था द्वारा? बोडो, देखिए बोडो, तो डो से याद रखिएगा बोडो और डोगरी, और ली से 2 को याद रखिएगा मैथिली और संथाली। तो पूछा गया था कि 2003 में किस भाषा को शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। तो ये सारा आप याद रखिएगा, संशोधन भी याद रखिएगा और कौन सा भाषा को शामिल किया ये भी याद रखिएगा। और 72वां संविधान संशोधन और एक 74वां और 73वां, ये लगातार पूछा जाएगा। तो जो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। कब हुआ था? 1992 में। 74वां किससे संबंधित है? नगर पालिका से। कब हुआ था? 1992 में। लेकिन दोनों प्रभावी कब हुआ था? 1993 में। नेक्स्ट में जो प्रश्न पूछा गया, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव, और 23वें पारसनाथ और 24वें महावीर स्वामी। जैन धर्म से भी लगातार रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा, तो यहाँ से भी आप याद रखिएगा। ओलंपिक 2021 में भारत ने किसे हराकर हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता? जर्मनी को हराकर कितने वर्षों बाद? 41 वर्ष बाद जीता भारत, जर्मनी को हराकर। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पर्यावरण के संरक्षण या वनों के संरक्षण से। हम यहाँ पे दोनों लिख दिए, तो किससे संबंधित है? पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शंकराचार्य विश्वविद्यालय किस राज्य में है? यहां से भी लगातार रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है, तो केरल में स्थित हो जाएगा। और लाल बहादुर शास्त्री भी पूछा जा रहा है लगातार, कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। तब याद रखिए यहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है लगातार। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कलसुबाई। क्या आंसर हो जाएगा? कलसुबाई। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है, किस गवर्नर जनरल को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया था? तो आपको मालूम है कि लॉर्ड हार्डिंग के समय बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ। तो याद रखिए लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल है 1910 से 1916 तक है। इसी के समय द्वितीय दिल्ली दरबार लगा था 1912 में, और जॉर्ज पंचम भी इसी के समय आया था। तो इसके समय महत्वपूर्ण बहुत ही ऐसी घटना जो घटित हुआ। याद रखिए एक जो महत्वपूर्ण है 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, क्योंकि इसी समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था 1916 में। तो आप यहाँ से याद रखिएगा इसको। कैल्शियम सल्फेट को यदि जल से विक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? ये प्रश्न पूछ रहे थे, दोबारा रिपीट हो गया, हम आपको ऊपर ही बता दिए थे। तो ये रहा आज के जो भी रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, एनालिसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।